नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम 2024 से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं दोस्तों। और यह जो पेपर होगा दोस्तों सोशल स्टडी से संबंधित पेपर है दोस्तों। हम हमारे चैनल पे दोस्तों जो टेट और डीएसी संबंधित जो है एमसीक्यूज करवा रहे हैं दोस्तों के। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है दोस्तों चैनल पे आ रहे हैं दोस्तों, फिर भी जो है उसे लाइक और कंप्लीटली नहीं देख रहे हैं। अगर उससे आपको कुछ लाभ हो रहा है तो दोस्तों लाभ लेने के बाद अपन जो जिसका लाभ ले रहे हैं उसे जो हमें कुछ देना ही होता है दोस्तों। तो जैसे आप चैनल पे आते हैं दोस्तों तो ये लाइक करके जाइएगा दोस्तों, या फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, तो जो आप अगर सुन रहे हैं उससे कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है तो उससे हमें बूस्ट मिलता है दोस्तों, और हमें उस प्रोत्साहन से अगली वीडियो करने का मन करता है दोस्तों, ताकि आपको कुछ मदद कर पाए। बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं फिर भी उससे फीडबैक और लाइक नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आपका फीडबैक ज़रूरी है दोस्तों हमारे लिए। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तब भी आप फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है पता भी चले कि इससे कई लोगों की मदद हो रही या नहीं हो रही। देखो दोस्तों, सोशल स्टडीज़ से आपको यहाँ पे फ्री में जो है एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। कहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है सर, ऐसा अगर पूछोगे तो टेलीग्राम चैनल दोस्तों। टेलीग्राम एक चैनल है, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से दोस्तों आप पीडीएफ को पा सकते हैं। ओके, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो जब भी आप यानी किसी से लाभ ले रहे हो, यानी कोई आपकी मदद कर रहा है, तो आपको भी उसकी मदद करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो से कोई लाभ मिल रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों हम 2024 से संबंधित जो पेपर है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ तो एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होगा, ये सभी को पता है। और मॉडरेट और ऑप्शनल, तो सॉरी मैंडेटरी और ऑप्शनल। तो इसमें मैंडेटरी है सर दोस्तों। सब जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस मैंडेटरी है, कोई किसी प्रश्न को भी छोड़ना नहीं है। ओके, और उसके साथ ही इस यहाँ पे हमें सोशल स्टडीज़ के लिए कितने मार्क्स होंगे, तो दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है दोस्तों 60 होंगे। तो कितने मार्क्स हो गए सर इसके लिए, तो उसके लिए मार्क्स भी कितने होंगे दोस्तों, 60 मार्क्स ही मिलेंगे। जब मैं इस पेपर को देखा था तो बहुत ही आसान लगा है दोस्तों मुझे, यानी बहुत ही आसान सा पेपर मुझे लगा है। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में यानी सुना है कि हमें सोशल स्टडीज़ में जो है बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं। क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप यानी प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से जो है दोस्तों आपकी तैयारी में जो कमियां हो रही हैं, उस कमी के वजह से आपको जो मार्क्स है दोस्तों, जो अंक है वो कम प्राप्त हो रहे हैं। ओके, कम मिल रहे हैं। उसका कारण खुद है दोस्तों। जब तक हमें किसी टॉपिक के बारे में पूर्णतः पूर्णतः हमें समझ में ना आए, हमें उस टॉपिक के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो भी हो, ओके, जो भी हो आगे बढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम बहुत लोग कैसे करते हैं कि अरे समय बहुत कम है, हाँ समय कम होने के वजह से जो है दोस्तों यानी जल्दी जल्दी आज एक टॉपिक कर दूँ, कल दो, कल तीसरा चैप्टर, हाँ पांचवा चैप्टर, ऐसे ऐसा लगातार पढ़ाई करते। मगर उससे अच्छा है दोस्तों जो चैप्टर 1 में जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो टॉपिक दिया है और जिसका विषय है, उस विषय से संबंधित अगर पूरी जानकारी अगर आपको आ जाएगी तो यानी कक्षा 6 में अगर एक चैप्टर है दोस्तों, कक्षा जो 6 है, कक्षा 6 में, एक मिनट, कक्षा 6 है दोस्तों के, कक्षा 6 है, कक्षा 6 में अध्याय 1 है, समझो अध्याय 1 है और आप पढ़ रहे हो, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं तो कक्षा 7 में उस चैप्टर से संबंधित दूसरा जो उसी को लिंक करके रहता है, वो अध्याय भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, तो इसलिए आप कोई भी चैप्टर होगा दोस्तों, अध्याय, उसे अच्छा सा समझिएगा, टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। और मैं उसमें जो कुछ शब्दावली होती है
उसे क्या करते हैं दोस्तों, आप जो है दोस्तों मिस करते हैं, पढ़ते पढ़ते लाइन से पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया, इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। इसको स्किप करके क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, समझते हैं कि हाँ हो गया इतना, मगर वो जो जिस शब्द को आपने छोड़ा था उस शब्द को लेकर ही क्या करेंगे, वो टेट जो एग्जामिनर है उसी से संबंधित एक क्वेश्चन बना देगा। वही हाल है दोस्तों, आगे देखेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं चूक रहे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला प्रश्न आ गया दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न है, दिए गए तापमान का सही आरोही क्रम पहचानिए। तो सर ये आरोही अवरोही बहुत सारे लोगों को तो कंफ्यूजन कर रखा है। जो हाल ही में जेएल यानी जूनियर लेक्चरर एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत इस तरह के शब्द से ही जो है दोस्तों संपूर्ण यानी मिनिमम 50% जो प्रश्न होते थे इसी के आधार बेस पे बनाया गया था। नहीं है, नहीं है, हम कभी नहीं देखे हैं, फिर भी अगर वो शब्द आपको पता है तो वहाँ कुछ भी कहें उसका आंसर एक ही होगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आरोही अवरोही के कंफ्यूजन के कारण दोस्तों, बहुत जो टॉपर्स लोग होते हैं उन लोगों को भी जो है दोस्तों जॉब मिस हो गई है। मैं बहुत लोगों से दोस्तों यानी बात किया हूँ तो उन्होंने ही बताया दोस्तों, मैं सही लगाया, मैं सही लगाया, ऐसा सोच रहे थे। जब देखा गया रिजल्ट तो जो कम मार्क्स आने की वजह से दोस्तों उनका जो रैंक है ज़्यादा होने के कारण से उन्हें जॉब जो है मिस करना पड़ा है। तो किसी भी शब्द को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप जॉब चाहते हो कि मुझे जॉब चाहिए, तब आप हर जो टॉपिक है, हर जो शब्द है आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं होता है। ओके, तो उसके हिसाब से आप पढ़िए दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न है, दिए गए तापमान का सही आरोही और आरोही क्रम पहचानिए। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा, तो आरोही के बाद और एक होता है दोस्तों, एक आरोही, ओके आरोही, दूसरा होगा अवरोही, अवरोही। ये दो भी शब्द जब भी आएंगे आप इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अवरोही का मतलब क्या है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आरोही का मतलब, आरोही का मतलब जो है दोस्तों, जो बढ़ता जाता है, संख्या जो होती है बढ़ती जाती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ये जो है आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम क्या है दोस्तों, अवरोही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों अवरोही क्रम है जो घटता जाता है। देखिए यहाँ से 6 7 8 सॉरी 6 अवरोही, देखिए अवरोही देखिए यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, ये जो है दोस्तों अवरोही क्रम है। ओके, इन शब्दों को दोस्तों अंग्रेजी में दोस्तों जो है इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग, ओके डिसेंडिंग शब्द कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जो यहाँ पे दिया है, 2 उत्तर है दोस्तों इसका, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब 45 डिग्री पूर्वी दिशांतर पर स्थिर x पर दोपहर के 2 बजते हैं तो 45 पश्चिमी देशांतर स्थित y स्थान का स्थानीय समय होता है। क्या होता है, अगर आप अक्षांश और रेखांश से संबंधित अगर आपको क्लैरिटी होगा तो यह जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही आसान होगा। चलिए दोस्तों मैं इस प्रश्न को आपको समझा देता हूं। ओके, जब 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित x जो होता है और दोपहर के 2 बजते हैं वहाँ पे, ओके, तो 45 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित y जो है स्थान का स्थानीय समय क्या होता है। तो मैं इसके बारे में आपको इसमें क्या समय होता है यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों आपको। देखिए जब 45 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर पर x है। ओके, पूर्वी देशांतर पर अगर x है और पर दोपहर जो है दोस्तों 2 बजते हैं, तो वहाँ पे क्या है 2 बजते हैं, तो पश्चिमी डिग्री देशांतर y पर, पश्चिमी
पश्चिम डिग्री देशांतर यानी वाई पर क्या होता है दोस्तों, ये वाई वहाँ पे सुबह के 8 बजे होंगे। क्यों दोस्तों, वहाँ पे 8 बजे यानी सुबह के कितने बजते वहाँ पे 8 बजते, कितने 8 बजते। यहाँ पे तो दोपहर के 2 थे, एक एक्साम्स पर क्या था दोस्तों, यहाँ 2 बजे थे। ओके, दोपहर के 2 बजे थे। और वाई पे कितना बजेगा दोस्तों, 8 बजेंगे। कब के, सुबह के 8 बजेंगे। ये दोपहर का 2 है, ये सुबह का 2 बजेंगे। क्योंकि दोस्तों पूर्व की ओर समय बढ़ता है, पूर्व की ओर क्या बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पे समय बढ़ते रहता है दोस्तों, यहाँ पे समय जो है बढ़ते रहता है। मैं यहाँ पे साइन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे समय बढ़ते रहता है और जो पश्चिम की ओर घटते रहता है। ये पश्चिम की ओर क्या होता है दोस्तों, ये घटते रहता है। ओके ये जो है दोस्तों घटते रहता है। दोनों स्थानों के बीच कुल 90 डिग्री का अंतर है दोस्तों। इन दोनों के स्थान के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो 90 डिग्री का अंतर है दोस्तों। और ये डिग्री का अंतर कैसा है दोस्तों, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व और प्लस 45 डिग्री पश्चिम। ओके, पश्चिम 45 डिग्री पश्चिम। ओके, 45 डिग्री पश्चिम, जिसमें 6 घंटे इंटू देखिए 90 इंटू 4 मिनट यानी यार 60 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है तो दोस्तों 90 इंटू 4 मिनट और 60 का जो है अंतर आता है। तो वाई एक्स के मुकाबले घटे पीछे होंगे, यानी वाई एक्स के मुकाबले 6 घंटे पीछे होगा। वाई जो है दोस्तों एक्स के मुकाबले, वाई जो है दोस्तों एक्स के मुकाबले, वाई जो है दोस्तों एक्स के मुकाबले कितना 6 घंटे क्या करेगा, वो घट जाएगा। तब क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे देखिए 2 PM और 6 घंटे, 2 PM और 6 घंटे इक्वल टू 8 AM। ओके, समझ में आया दोस्तों। हाँ, अगर आप देशांतर को पढ़े होंगे किताब में तो ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा 8 बजे। इसका सही उत्तर क्या होगा, 8 बजे इसका सही उत्तर है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ पे हम बताएं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है दोस्तों। तो ये अगर हम पृथ्वी को देखा जाए, ये इस आकार की पृथ्वी है समझो। यहाँ पे इस आकार की पृथ्वी अगर है, यहाँ पे ऐसा अगर डायग्राम हम बना लेंगे तो ये जो भाग है दोस्तों इसे क्या कहते हैं, हम इसे भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं। और इसके बाद का जो लेयर होता है, उसे कहते हैं मैंटिल। ओके, मैंटिल। एक बार अच्छा सा कर लेंगे दोस्तों, 1 मिनट। ये अगर पृथ्वी होगी, अगर यहाँ से हम डायग्राम डाल लेंगे तो ये जो कहलाएगा भूपर्पटी। ओके, भूपर्पटी। और इसका जो दूसरा लेयर होता है इसे कहेंगे हम मैंटिल। ओके, मैनिटल कहेंगे इसे। और तीसरा जो लेयर होगा उसे बाह्य कोर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, बाह्य कोर। ओके, और उसके बाद जो है जो अंदर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आंतरिक कोर। आंतरिक कोर। तो यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। आंतरिक संरचना जो है, बीच की जो आंतरिक संरचना है, ये जो है आंतरिक संरचना है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी की बाहरी सतह को आवरण कहते हैं। तो बाहरी सतह को क्या कहते हैं दोस्तों, आवरण कहते हैं? नहीं। तो ये भी क्या है दोस्तों, मैंने इससे पहले बता दिया, तो ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पपडी यानी पपडी, यहाँ पे क्या दिया है, पपडी
यानी भूपटल मुख्यतः सोने और लोहे से बनी होती है। नहीं दोस्तों, जो पहला जो होता है वो सोने और लोहे से नहीं बनी होती है। अगला जो है, आवरण में पदार्थ का घनत्व बाहरी सतह के पदार्थ के घनत्व से अधिक होता है। ये भी गलत है दोस्तों। कभी भी जो आवरण में पदार्थ का घनत्व बाहरी सतह से पदार्थ के घनत्व से अधिक नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो ऑप्शन है यहाँ पे, पृथ्वी की बाहरी परत निकल और लोहे जैसे तरल धातु पदार्थों से बनी होती है। ये सही उत्तर है दोस्तों के, ये जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार अपक्षय और अपक्षरण, परिवहन और निक्षेपण इन भू आकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, मैंने दो दो जो प्रश्न यहाँ पे आपको बताए थे दोस्तों। ओके, आपको मैंने दो प्रश्नों के बारे में चर्चा किया है। उस तरह की आपकी तैयारी होना चाहिए। ओके, उस तरह की आपकी तैयारी होगी तो आप जो है दोस्तों हर प्रश्न को हल कर सकते हैं, हर प्रश्न को हल कर सकते हैं और आराम से एग्जाम लिख कर आ सकते हैं। इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको जो दो प्रश्न थे उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन किया है, ताकि आप सभी लोग जो है इस तरह से तैयारी कर सके, इसलिए मैंने बता दिया दोस्तों। और ये जो 60 प्रश्न हैं, ये जो 60 प्रश्न अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो इस 60 प्रश्न से हो सकता है 2 या 4 प्रश्न फिर से आने वाले हैं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो इनको हम एक बार पढ़ के और उसके जो उत्तर हैं दोस्तों हम यहाँ पे बता देंगे। ओके, तो क्योंकि दोस्तों अगर हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो बहुत समय अधिक होगा, ये 2-3 घंटे लगेंगे दोस्तों, इस तरह से अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अपक्षय, अपक्षरण, परिवहन और निक्षेपण इन भू आकृतियों के कारण निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, प्रथम क्रम की स्थलाकृतियों, द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियों, तीसरे क्रम की स्थलाकृतियों, पहले क्रम एवं द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियों। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर का दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिमालय पर्वत का निर्माण इस प्रक्रिया से हुआ है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? अगर आप टॉपिक में जाएंगे और हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी दोस्तों, और उसमें जो है आप इस प्रश्न का जो हल है आप कर सकते हो, यानी इसको सही उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के हिंद महासागर में धकेल जाने से हिमालय का पर्वत यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ऐसा कह रहा है। ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट में धकेलने जाने से क्या हुआ? जो हिमालय पर्वत बने हैं, हिमालय पर्वत बने हैं। तो हम समझ सकते हैं अगर हिमालय पर्वत कैसा बना है, अगर हम उसके बारे में पढ़ लिए होंगे किताब में, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 2 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न जोड़ियों को मिलाइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लू, ये हिंदी में यहाँ पे दिया है। ओके, लू, चिकुन, मिस्ट्रल। ओके, और इस तरह से हमें एक तरफ यानी एक तरफ जो है ये लू और चिकन और मिस्ट्रल दिया है, उसके बारे में यहाँ पे दिया है, फ्रांस के ऊपर अल्पास पर्वत से बहने वाली ठंडी स्थानीय हवाएं। तो ये जो है इनके बारे में इधर दिया हुआ है दोस्तों, दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो अगर ये लू क्या है, ये चिनूक क्या है, मिस्ट्रल क्या है, अगर आपको पता होगा तो इसको जानना उतना कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है 3 नंबर का उत्तर है दोस्तों। देखिए, तो देखिए इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। ओके, देखिए तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, जो लू जो होता है दोस्तों, वह जो होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए, वो होता है डी नंबर का। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लू कहते हैं। ओके, उसे हम लू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चिनुक, चिनुक किसे कहा जाता है दोस्तों? चिनुक जो होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं गर्म स्थानीय, यानी दूसरे नंबर का दोस्तों, दूसरे नंबर का देख सकते हैं आप यहाँ पे, दूसरे नंबर का देखिए यहाँ पे दोस्तों, चिनुक जो है गर्म स्थानीय
हवाएं जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत से नीचे की ओर चलती है उसे चिनूक कहते हो दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है मिस्टल। मिस्टल किसे कहते हैं दोस्तों? तो मिस्टल जो है दोस्तों उसे कहते हैं, पहले नंबर का जो है उसे कहते, देखिए दोस्तों पहले नंबर पे क्या है, मिस्टर जो कहते हैं उसे फ्रांस के ऊपर अल्पस पर्वत से बहने वाली ठंडी स्थानीय हवाओं को मिस्ट्रेस कहते हैं दोस्तों। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों पैम्परियो यानी पैम्पीरो किसे कहते हैं दोस्तों? पैम्पेरो जो हम किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं पैम्पेरो किसे कहते हैं। तो पैम्पेरो जो है दोस्तों वो हम दक्षिण अमेरिका के पंपस क्षेत्र में बहुत तेजी से बहने वाली ठंडी स्थानीय हवाओं को हम क्या कहते हैं? पैम्पेरियन कहते हैं दोस्तों। आपको अगर सरल भाषा में दक्षिण अमेरिका के पंपस क्षेत्र में बहुत तेजी से बहने वाली स्थानीय हवाएं होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तब उसे आप क्या कहेंगे दोस्तों? पैम्पेरियो कहेंगे। अगर उत्तर भारत के मैदानी इलाके में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है, तो उसे लू कहा जाता है। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो प्रश्नों को एक एक बाजू में रखा के आपको एक प्रश्न बना के यहाँ पे दे दिया है। ओके, समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये वन भूमध्य रेखा के निकट और उष्ण कटिबंध के निकटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखीय फसल की पहचान करें। तो भूमध्य रेखीय फसल की पहचान जो है दोस्तों इसका सही उत्तर रबर है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक स्थान सर्वाधिक इन स्थानों पर केंद्रित है। तो औद्योगिक जो स्थान है किन स्थानों पर केंद्रित है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया है, औद्योगिक स्थानों के सभी कारक या तो उपलब्ध है या कम लागत पर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ये है दोस्तों, ये एक नंबर का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, जहां भी एक्सप्लेनेशन का है वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत ये राज्य तेलंगाना राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये आपको सभी को पता होना चाहिए, जब हम तेलंगाना में रह रहे हैं तो क्या तेलंगाना में हम रह रहे तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन से राज्य जो है सीमा साझा कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश है, बाद में कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, यानी सीमाएं साझा करते हैं हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का यह शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो कौन सा शहर जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, तो उसका सही उत्तर जो है दोस्तों वह है बेंगलुरु जो दोस्तों सही उत्तर है। दोस्तों मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, आप किसी भी तरह के प्रश्न एमसीक्यू उसको प्रैक्टिस करें, मगर आपका कॉन्सेप्ट मिस होना नहीं चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट मिस हो गए, तथ्यात्मक चीजों को मिस कर दिए तो आप मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स आपको नहीं आएंगे। आपको तथ्य याद होना चाहिए और टॉपिक का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जहां भी तथ्यात्मक प्रश्न बनेंगे वहां तथ्य जरूरी है, जहां भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वहां कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो दोनों भी आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रश्न, सौर सूर्यताप का अर्थ क्या है? सौर सूर्यताप का अर्थ है, यानी सूर्यताप का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? तो उसका जो अर्थ है पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर विकिरण जो है सौर सूर्यताप का अर्थ है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहां से भी आपको यानी आ भी सकते प्रश्न, तो याद रखिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों को देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर कन्याकुमारी जो है दोस्तों वो सबसे दक्षिणी छोर है दोस्तों। ओके, चलिए इसको जरूर याद रख लिएगा दोस्तों। ओके, आपको पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कार्यशील यानी कार्यशील पूंजी को पहचाने। कार्यशील कौन सी पूंजी है, कार्यशील कौन सी पूंजी है, उसे हमें पहचानना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, मैं 4 ऑप्शन को दिखाता हूँ, उपकरण, मशीनें और भवन। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है आवश्यक कच्चा माल एवं धन।
जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इन 3 महीनों के दौरान टुंड्रा क्षेत्र लगभग अंधेरे में रहता है। दोस्तों हमने टुंड्रा क्षेत्र में एक वीडियो बनाया था, हमने वहाँ पे आपको बता दिया था। तो टुंड्रा क्षेत्र ये किन 3 महीनों में जो है वहाँ पे लगभग अंधेरा होता है। तो टुंड्रा क्षेत्र जो होता है ध्रुवीय क्षेत्र पर होता है दोस्तों। ओके, वहाँ के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे किरणें नहीं पहुँच पाती है, तो कई दिनों तक क्या होता है, अंधेरा रहता है और कई दिनों तक जो है दोस्तों यानी सुबह होती है, यहाँ पे दिन होता है यानी दिन रहता है। तो इसके बारे में हमने देखा था। तो यहाँ पे जो है वही कब तक रहता है, तो यहाँ पे दिया है देखो, जैसे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में क्या होता है दोस्तों, अंधेरा रहता है। ओके, अंधेरा रहता है। ये प्रश्न मैंने एमसीक्यूज में करवाया है दोस्तों। चाहे तो आप क्या करोगे, पिछले वीडियोस में जाके अगर आप देखोगे तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को भी मैंने एमसीक्यूज में करवा रखा है, इस प्रश्न को भी मैंने एमसीक्यूज में करवा रखा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आर्द्रता, इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में आकार में भारत सबसे बड़े देश है। निम्नलिखित समूह में, समूह यानी कुछ देशों को यहाँ पे दिया हुआ है और उन देशों में है भारत सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो दोस्तों उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वे सबसे बड़े हैं। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रश्नों को मैंने पढ़ा था दोस्तों वो था, थोड़ा गलत हो गया होगा। देखिए, निम्नलिखित समूह में आकार में भारत से बड़े देश है, तो भारत से बड़े देश है तो चौथे नंबर का ऑप्शन जो है दोस्तों सही है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, 1774 ईस्वी में 12 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस स्थान पर बैठक की और किंग जॉर्ज तृतीय से उनके पूर्वाधिकार बहाल करने का अनुरोध किया है। तो किसने अनुरोध किया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये जो है तथ्यात्मक प्रश्न है, फिलाडेल्फिया जो है दोस्तों वह अनुरोध किया था। तो ये तथ्यात्मक प्रश्न बन जाता है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न कहते हैं। तो तथ्यात्मक और अवधारणा यानी अवधारणा रूप में प्रश्न देखने को मिलते हैं कभी भी दोस्तों हमें, तो उसे भूलना नहीं है। ओके, अगला थी यानी टीथेस और टैले नामक करों का संग्रह इस क्रांति से जुड़ा है। तो ये जो है दोस्तों संग्रह है वो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो ये भी तथ्यात्मक प्रश्न है दोस्तों। तो ये है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने सुलह ए कुल के विचार के इर्द गिर्द शासन का दृष्टिकोण तैयार करने में अकबर महान की मदद की, तो किसने मदद की यानी महान की मदद की किसने की दोस्तों, तो ये भी तथ्यात्मक प्रश्न है। जब भी हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है, इतिहास से जब भी प्रश्न पूछा जाता है वह अधिकतर जो होता है दोस्तों तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न अधिक होते हैं। तो इसलिए आपको ये भी तथ्यात्मक प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा अबुल फजल जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कुतुबशाही शासकों की 7 कब्रें एक अनूठी स्थापत्य शैली को दर्शाती है, वे किसका मिश्रण थी। तो ये जो थी कब्रें जो थी वो किस शैली की मिश्रण थी, तो इसका सही उत्तर है फारसी और हिंदू शैली की जो मिश्रण थी दोस्तों। ओके, ये भी तथ्यात्मक है, जब भी हिस्ट्री से पूछा जाएगा वो तथ्यात्मक होगा दोस्तों। सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार इनमें आधारित है। ये जो है दोस्तों ये पॉलिटी से संबंधित उत्तर है दोस्तों, यानी प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य की विधान परिषद के संबंध में गलत कथन पहचान करें। तो हमको कुछ नहीं है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न इसमें क्या किया है, यहाँ पे सही को दिएगा, यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो, तो उन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे जो है राज्य की विधान परिषद संबंधित सही जानकारी दी गई है। ओके, 3 जो है दोस्तों सही जानकारी है और चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है।
तो उस गलत कथन को ही पहचानना है। ओके, अगर आप तेलंगाना राज्य की विधान परिषद के संबंध में अगर आप पढ़ाई कर चुके होंगे तो आप जो है इसको इसमें से जो गलत है उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। ओके, उसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, देखिए विधान परिषद के लिए 16 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये गलत है। ओके, इसका जो सही क्या है उससे संबंधित जो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जान सकूं कि या सही में मैं सही बता रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं, उससे मुझे समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी तक जर्मनी कई छोटे राज्यों में विभाजित था और वे पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैं ऑप्शन को पढ़ दिया हूँ। देखते प्रश्न, हाँ यहाँ पे प्रश्न दिया है। यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से जर्मनी के एकीकरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है उस कथन से संबंधित हमें पहचान करना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा एम्स टेलीग्राम 1866 के ऑस्ट्रियो प्रशिया युद्ध से जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्पेन शासित अधिकांश देशों की सारी शक्तियां यहां स्थित सर्वोच्च परिषद में निहित थी। तो कहाँ निहित थी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। मैड्रिड जो है दोस्तों इसका सही, ये भी तथ्यात्मक है दोस्तों। इसका अगर इसको समझाएंगे तो पूरी हिस्ट्री बताना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर हिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं तो ये तथ्य आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इसके अनुसार किसी भी यूरोपीय शक्ति, किसके अनुसार दोस्तों पता नहीं, हाँ? इसके अनुसार किसी भी यूरोपीय शक्ति को अमेरिकी महाद्वीपों में उपनिवेश बनने की अनुमति, ये उपनिवेश क्या है दोस्तों मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। उपनिवेश बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य महाद्वीपों में यूरोप या उनके उपनिवेशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस अनुसार जो है, जो यूरोप यानी अमेरिका जो है अन्य महाद्वीपों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वो होगा मुनेरो सिद्धांत। मुनेरो सिद्धांत के अनुसार जो अमेरिका है दोस्तों वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चीनियों ने इस बंदरगाह के माध्यम से यूरोपीय लोगों को चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति दी है। चीनियों ने बंदरगाह के माध्यम से यूरोपीय लोगों को चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति दी है। तो वो होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा मकाओ का बंदरगाह, जो मकाओ का बंदरगाह है दोस्तों, उस बंदरगाह के माध्यम से है उन्हें व्यापार करने की जो है परमिशन दी गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से ये आदिवासी उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मैंने अपने जो क्लासेस में है करवा चुका हूँ, जितना समय मिल रहा है उस क्लासेस में जो प्रश्न किया है वो प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे, जो भी प्रश्न उत्तर मैंने दिया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सौरा और आदिवासी। सौरा आदिवासी जो है, इसका सौरा आदिवासी के बारे में हमने सौरा जो आदिवासी है उसके बारे में हमने पढ़ा है और हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाइए दोस्तों पिछली वीडियो में जाके अपनी तैयारी बेहतर बनाइएगा। आज दोस्तों जो है 11 तारीख है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो हमें और 8 दिन समय है दोस्तों। 8 दिन में हम रिवीजन कर सकते हैं। चाहो तो आप टेलीग्राम जाकर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स पा सकते हो। तो आप जो है वीडियो के माध्यम से भी कीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह एक प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध यानी होने के लिए बहुत से कारण हैं दोस्तों, उस कारण के अंतर्गत एक कारण नहीं था। वह कौन सा कारण नहीं था वो यहाँ पे देखिए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है जर्मन सैनिकों द्वारा अमेरिकी वाणिज्यिक के जहाज को डुबाना इसका कारण नहीं है, जर्मन युद्ध का कारण नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1917 में इस पार्टी के नेतृत्व में सोवियत ने प्रांतीय सरकार पर कब्जा किया। कौन कब्जा किया, किस पार्टी से मदद से? तो सोवियत ने प्रांतीय सरकार का कब्जा कर लिया। तो उसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बोल्शेविक, जो इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे, एडोल्फ हिटलर ने इस अर्थशास्त्री को आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी है।
एडोल्फ हिटलर ने इस आर्थिक शास्त्र यानी अर्थशास्त्री को आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हजलमार स्केचट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस व्यक्ति को संवैधानिक मसौदा समिति के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और वह बाद में 1950 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो हमें पता होना चाहिए, वो थे सर बेनेगल नरसिंह राव जो थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते। सुनामी शब्द जापानी शब्द तत्सु और नेम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है क्या है दोस्तों? बंदरगाह और लहरें। सुनामी शब्द का अर्थ तो इसका सही उत्तर बंदरगाह और लहरें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी लंदन से यहाँ स्थानांतरित की गई है। कहाँ पर की गई है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी जो है कहाँ पर स्थानांतरित की गई है? तो वो जो है दुबई में की गई है दोस्तों। ओके, दुबई में की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो संविधान सभा की महिला सदस्य कौन नहीं थी? तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है एन बेसेंट जो है इस सभा की सदस्य नहीं थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उसी तरह से आपको दोस्तों मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से प्रश्न पूछें, अगर आप तथ्य को पकड़ रखे हैं और कॉन्सेप्ट को भी पकड़ रखे हैं, तो किसी तरह से भी प्रश्न पूछा जाए आप उसको हल कर सकते हैं। ये दो ही चीजें हैं दोस्तों आपको कंफ्यूज करने वाली। इसको अगर सही से पकड़ा है तो छूटेगा नहीं, ये भी सही से पकड़ोगे तो ये छूटेंगे। अगर ये दोनों को पकड़ेगा तो आपके जो है अच्छे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे दोस्तों, अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी धर्म के आधार पर सरकार नहीं चलेगी। नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने या किसी भी धर्म का पालन न करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब क्या है हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चौथा कौन सा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। तो ये देखिए, ये जैसे भी ये शब्द आपको दिखाई दे तब आपको उसका आंसर आ जाएगा। मैंने इससे पहले ही बताया था, किसी भी तरह के प्रश्न पूछा जाए, ये घुमा फिरा के ऐसा बताया, इन्होंने एक यानी वाक्य बनाया और वाक्य में पूछा गया तो कि स्वतंत्र हो, इसका मतलब क्या है? ये सब बोल रहा है तो शॉर्ट में इसका मतलब क्या है? तो भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी सामान्य कानून को पारित करने में भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो अंतिम निर्णय यहाँ लिया जाएगा। अंतिम निर्णय यानी दोनों सदन, 2 सदन कौन से है दोस्तों? भारत के लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ओके, लोकसभा और राज्यसभा अगर होंगे तो इसके बाद का जो है दोस्तों वह कौन सा होगा जहां पर निर्णय लिया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है संसद के संयुक्त सत्र में। संसद के संयुक्त सत्र में जो है लिया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं उद्देश्यों को लेकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किन उद्देश्यों को लेकर जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया? तो इसका भी उद्देश्य क्या था दोस्तों? देखिए उनका जो उद्देश्य था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें जो है सही ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर है, एक सुधारित हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना और राष्ट्रीय निर्माण के लिए सामाजिक कार्य और सामाजिक सेवा में संलग्न होना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज सुधारक जिन्हें महिलाओं के मुद्दों पर लिखने के लिए मुअल्लिम ने निस्वान पत्रिका शुरू की थी। किसने शुरू की थी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मोहिब हुसैन जो है इसका सही उत्तर है। तो ये सब चीजें यानी देखिए दोस्तों, ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते, एकता और संप्रभुता को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यही एक क्या है दोस्तों? ये एक दोस्तों ये जो है दोस्तों पॉलिटी संबंधी जो है दोस्तों पॉलिटी संबंधी जो है ये पॉलिटी संबंधी जो है दोस्तों ये प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। ये एक कर्तव्य, अधिकार नहीं दोस्तों, कर्तव्य है। अधिकार दूसरे होते हैं दोस्तों, ये जो है कर्तव्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 तक ये 3 रियासतें भारत के स्थान यानी भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं थे। तो वो कौन से हैं दोस्तों? तो वह जो है दोस्तों कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जो थे दोस्तों, इन लोगों ने जो है दोस्तों साइन करने से मना कर दिया था भारत में विलीन होने के लिए, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हमें अलग देश बनाना है, इसलिए इन लोगों ने साइन नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का चुनाव आयोग है, भारत का कौन सा चुनाव आयोग है दोस्तों? तो वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में देखिए, स्वायत्त संवैधानिक निकाय जो है भारत का चुनाव आयोग है, स्वायत्त संवैधानिक निकाय। ओके, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू महासागर में स्थित देश की पहचान करें, यानी हिंदू महासागर में कौन सा देश स्थित है? तो उसका जो सही उत्तर होगा मेडागास्कर जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टेलीविजन के लिए जीएसटी की दर 18% है। एक टीवी का अधिकतम खुदरा मूल्य 70,800 होगा। तो टीवी खरीदने पर सरकार को टैक्स भुगतान की रकम कितनी होगी? तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों वो होगा 10,800। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है। विकासशील देश की विशेषता कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो उसमें से सही जो ऑप्शन है दोस्तों वह है जनसंख्या की वृद्धि दर कम होना, जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में इन जमाओं पर ब्याज दर अधिक है, किन जमाओं पर ब्याज दर जो है अधिक है? तो वह है स्वावधि जमा के ऊपर जो है ब्याज अधिक है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जैसा ही पढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को लगा देते हैं, तो आपको जो है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक को लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विश्व व्यापार संगठन का कार्य नहीं है। जो एक विश्व व्यापार संगठन होता है उसका एक कार्य नहीं है, तो उसका सही उत्तर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया, यह विकासशील देशों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने में सक्षम बनाने के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करता है। ये जो है दोस्तों कार्य नहीं है। ओके, एक विश्व संगठन का कार्य नहीं, तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों एक है दोस्तों। चलिए बाकी के ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा। ओके, हाँ, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इस नीति आयोग की सिफारिश के द्वारा परीक्षा सुधारों के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में और शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार के लिए स्कूलों में सतत और व्यापक मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया गया है। सीसीए रूल जो है दोस्तों स्कूलों में लागू हुआ है, तो उसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1988 को लेकर ही वो बनाया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न है, सही प्रकार के व्यवहार और आचरण का विकास और सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने का कौशल क्रमशः कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे देखते हैं हम, लक्ष्य और उद्देश्य को कहा जाता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है चीज़ों को। ओके, अगला जो प्रश्न है देखिए दोस्तों, सर्पिल दृष्टिकोण के गुणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इससे संबंधित जो है सत्य कथन नहीं है दोस्तों, बाकी के सत्य कथन है। तो उसका जो सही आंसर है, उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा छात्रों में तार्किक और तर्कसंगत सोच में सुधार नहीं होगा। तो ये जो है गलत है दोस्तों, क्योंकि छात्रों में तार्किक और तर्कसंगत सोच को सुधारना है, नहीं है, सुधारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस गांव में एक वर्ष तक होने वाली फसल को दर्शाने के लिए यह ग्राफ सबसे उपयुक्त है? किस गांव में एक वर्ष तक होने वाली फसल को दर्शाने के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त होता है? तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने पढ़ा था हमारे वीडियो में, पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों पाई ग्राफ जो है इसका सही उत्तर है, हमने ये प्रश्न को पढ़ा था। चलिए आगे,
अगला प्रश्न देखते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण निम्नलिखित बातों यानी पहलुओं पर केंद्रित है। रचनावादी जो दृष्टिकोण है किसके ऊपर केंद्रित है, तो उसका सही उत्तर देखेंगे दोस्तों। उसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे है, एक स्थिति का विकास करना, समूहीकरण, प्रश्न करना, पाटना, प्रदर्शित और प्रतिबिंब करना, ये जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव जो होता है के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों की भागीदारी, प्रतिक्रियाओं, बच्चों का लिखित कार्य, प्रयोजन कार्य जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के लाभों में से एक है, तो वह जो है दोस्तों इसका सही उत्तर देखिए, सामाजिक विज्ञान भाषा कौशल विकसित करने में सहायक है। सामाजिक विज्ञान जो है भाषा विकसित करने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि की जीवनियों के अध्ययन से विद्यार्थियों में इस प्रकार के मूल्यों का विकास होता है, तो वह किस प्रकार के मूल्य होते हैं दोस्तों? वो प्रेरक मूल्य होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिए यहाँ पे, यह सक्रिय क्रिया संज्ञात्मक प्रक्रिया आयाम की प्रक्रियात्मक ज्ञान स्तर और स्मरण श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो इसका सही उत्तर क्या? यह सक्रिय क्रिया संज्ञात्मक प्रक्रिया आयाम की प्रक्रियात्मक ज्ञान स्तर और स्मरण श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये 1 नंबर का होगा, सारणीबद्ध करना इसका सही उत्तर है। बाकी का भी देख लीजिएगा दोस्तों, ये रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से संबंधित है? जो इसमें से जो कथन है जो मनोविज्ञान सिद्धांतों से संबंधित है, तो वो होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, उसमें का जो है तीसरा नंबर वाला सही है दोस्तों। प्रगतिशीलता का सिद्धांत जो है मनोविज्ञान से संबंधित है दोस्तों। चलिए, सॉरी दोस्तों, नहीं है नहीं दोस्तों, नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर वही हुआ, प्रगतिशीलता का सिद्धांत नहीं है। ओके, वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों में प्रकाशित राजपत्र, उदाहरण और न्यायालयों के निर्णय का क्रमश इस प्रकार के स्रोत है, किस प्रकार के स्रोत है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत जो है इसका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अवधारणा मानचित्रण के इस चरण में छात्र चिंतन के द्वारा नए चित्र ढूंढते हैं और विभिन्न चीजों पर पूरी समझ प्राप्त करते हैं, तो वो कौन सा होगा दोस्तों? ये पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है चरण यानी फेज 3 प्रयोग के संबंधित है दोस्तों। ये थी हमारी जो 2024 में पूछे गए प्रश्न जो सोशल स्टडीज से संबंधित थे दोस्तों, और इसे आपको एक बार देख लेना है, चाहे तो यहाँ से भी 4-5 प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, तो इसे भूलना नहीं और एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहेगा। फिर से मैं और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल से जुड़े हैं, कुछ लाभ हो रहा है, तो ज़रूर हमें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम अगली की वीडियो बनाते रहे, आपके लिए ऐसा ही काम करते रहे। अगर हमें बूस्ट नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे कर सकते? अगर क्रिकेटर किसे एनर्जी नहीं है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो क्रिकेट क्या खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ऐसे ही अपनी तैयारी रखिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और उसके साथ ही डीएससी की तैयारी भी 19 तारीख से शुरू करेंगे, यानी 19 तारीख से ही डीएससी की जो तैयारी है हम शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।